गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको शैक्षिक विषमताओं को दूर करने के उपाय, इससे पहले हमने आपको शैक्षिक जो असमानता हैं उन विषमताओं के कारण के बारे में बतलाया था। उनमें निर्धनता और विद्यालयों की कमी, विद्यालयों में अंतर, ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के में बालक बालिकाओं के विद्यालय जाने में या उनकी पढ़ाई में, शिक्षा में अंतर, घरेलू वातावरण में अंतर, उन्नत वर्ग एवं पिछड़े वर्गों के शिक्षा के क्षेत्र में जो अंतर था उनको बतलाया था। आज हम आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो विषमताओं को दूर करने के जो उपाय हैं उन उपायों का अध्ययन कराएंगे। किन किन उपायों से जो क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में जो विषमता आ रही हैं उन उपायों के द्वारा हम समानता ला सकें। इसमें है नंबर 1, जिन स्थानों में विद्यालय नहीं है उन स्थानों पर नए विद्यालय खोले जाएं। जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं है उन स्थानों पर विद्यालय खोले जाएं। ये इसका एक पॉइंट है कि जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं है उन स्थानों पर विद्यालय खोला जाए, जिससे शिक्षा का जो गैप है, शैक्षिक जो असमानता है, उस असमानता को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि बालक इतनी दूर नहीं जा सकता, बालक को जाने आने में कठिनाई है या फिर उनके क्षेत्र से बहुत 10-10 किलोमीटर दूर है, बालक निर्धन है, बालक के पास पैसे भी नहीं है, वो किसी भी साधन का उपयोग नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट की जो रूल है वो है जो जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं है उन स्थानों पर विद्यालय खोले जाएं, जिससे उन स्थान के बालक शिक्षा प्राप्त कर सके। ढानी है, ग्रामीण क्षेत्र है या दूर दूर बसावट करते हो बहुत सारे गांव हैं, उन गांवों के बालक शिक्षा प्राप्त कर सके। ये भी एक शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को दूर कर सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है उन्नत तथा पिछड़े वर्गों के मध्य शैक्षिक विकास के अंतर को समाप्त किया जाए। अभी मैंने बताया था ना इससे पहले, उन्नत तथा पिछड़े वर्ग के मध्य शैक्षिक विकास के मध्य शैक्षिक विकास में अंतर दूर किया जाए। उन्नत तथा पिछड़े वर्गों के मध्य शैक्षिक विकास के अंतर को समाप्त करना। आप पिछड़े वर्ग के हो, आप स्कूल में अध्यापन नहीं कर सकते, आप हमारे साथ बैठ के नई विद्या अध्ययन कर सकते, तो ये जो धनाढ़ वर्ग के लोग हैं या उच्च जाति के जो लोग हैं, या हम कहें जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो बालक हैं, उन दोनों के बीच में इस गैप को समाप्त करना, इस अंतर को समाप्त करना, तभी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो विषमता आई हैं उन विषमताओं को हम दूर कर सकते हैं। अगला जो इसका पॉइंट है वो है बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा में अंतर को समाप्त करना। बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के अंतर को समाप्त करना। बालक तथा बालिका की शिक्षा के अंतर को समाप्त करना किस प्रकार से? बालक अगर स्कूल जाता है तो बालिका का वो भी आपको अभिभावकों का कर्तव्य है कि उसको भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित करे। क्या बालक पढ़ सकता है तो बालिका नहीं पढ़ सकती है? तो इस हिसाब से
अभिभावकों का ये कर्तव्य बनता है, माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बालिकाओं में भी शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करें। क्यों, भैया पढ़ सकता है, आपका भैया पढ़ने जा रहा है तो क्या आप नहीं पढ़ सकती हो? भैया डॉक्टर बनता है तो क्या आप नहीं बन सकती हो? जो कार्य बालक कर सकता है क्या वो लड़की नहीं कर सकती? उन दोनों के मध्य में जो शिक्षा का जो अंतर है उसको समाप्त करना चाहिए। ये नहीं कि आप तो केवल खाना बनाने के लिए ही हो, घर के कार्य करने के लिए हो, आपको पढ़ाई करके क्या करना है, आपको हम नौकरी भी नहीं कराएंगे। इस सोच को निकालना चाहिए। ये घर वालों की जो सोच है, जो निम्न सोच है, उस सोच को निकालते हुए बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं और जो शिक्षा का जो अंतर है उसको हम दूर आसानी से कर सकते हैं। उनको ऐसी ऐसी जो वीरांगनाएं हुई हैं उन वीरांगनाओं का उदाहरण देते हुए प्राचीन का मध्यकालीन भारत में जो हमारे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने कितना अच्छा रोल अदा किया। उसके बाद वर्तमान में धीरे धीरे आज लड़कियाँ IPS है, IAS है, लड़कियाँ प्लेन भी चलाती है, लड़कियाँ रेलगाड़ी भी चलाती है, लड़कियाँ मोटर गाड़ी भी चलाती है, सारी चीज़ों को करती है। लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती? लड़कियाँ इंजीनियर भी है, लड़कियाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो उन लड़कियों के जो माता पिता हैं जो निम्न सोच रखते हैं उन सोच को क्या संकुचित ना करते हुए, विस्तृत करते हुए बालिका को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी जो शिक्षा के अंतर्गत तो हमारे शैक्षिक जो असमानता हुई है तभी इस असमानता को हम कम कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अभिभावकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। अभिभावकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। अभिभावकों की जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति में क्या किया जाए? सुधार किया जाए। कैसे? गवर्नमेंट को ये कार्य करना चाहिए कि उनको सारी सुविधाएं, बालिकाओं हो या बालक हो, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है जो उनको रूल, रबड़, पेंसिल कोई भी बालक को उपलब्ध नहीं करा सकते या उनकी मूलभूत जो आवश्यकता की चीज़ है उनको उपलब्ध नहीं करा सकते। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति में सुधार किस प्रकार से किया जाए? सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि बालकों को लिए या बालक जो बालिका हैं उनको सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो निःशुल्क प्राप्त की जाती है। छोटे बच्चे हैं उनको तरह तरह की किताबें आती है, रूल, रबड़, पेंसिल। हमारे आंगनवाड़ी के जो केंद्रों में जाते हैं उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएं, उनको वहीं खाना, नाश्ता और उनको पढ़ाई की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फ्री में अर्थात निःशुल्क रूप से वितरित की जाती है, जिससे जो अभिभावक हैं, जो निर्धन लोग हैं, जिनके माता पिता उनको ये मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ उपलब्ध नहीं करा सकते, उनके लिए ये बहुत ही उपाय है, ये कारगर सिद्ध होगा। शैक्षिक जो विषमता हैं उनको दूर करने के लिए ये तो हमने आपको बता दिया ये उपाय हैं। अब बहुत सारे आयोग भी हुए थे हमारे, जैसे मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग और बहुत सारे राममूर्ति आयोग, बहुत सारे आयोग हुए। उन आयोगों ने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं कि आप अगर ये कार्य शिक्षा के अंतर्गत कर सकते हो तो हो सकता है ये जो असमानता है, असमानता है, इस असमानता में कमी आ जाए। तो सबसे पहले इसने कोठारी आयोग ने कहा है शिक्षा के अंतर में असमानता को दूर करना, असमानता को दूर करना। कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग इसमें कोठारी आयोग ने कहा है, पहला जो उन्होंने सुझाव दिया है वो है छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की जाए। कोठारी आयोग का पहला सुझाव है छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की जाए, संख्या में वृद्धि की जाए।
जो छात्रवृत्ति देते हैं, आज भी आप सारे लोग क्या करते हैं, छात्रवृत्ति उठाते हैं। वो SC ST जो अपनी कास्ट वर्गवाई है, उन वर्गवाई के अनुसार जो छात्रवृत्ति बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है, जिनको क्या पहले तो वो पढ़ने के लिए SI होते हैं, अब SI होते हैं तो उनकी छात्रवृत्ति जितना उनका खर्चा आता है उतना ही गवर्नमेंट उनको वापस कर देती है। जितना वो फीस भरते हैं या फिर फीस के द्वारा और भी कोई कार्य लगता है, उनका पैसा जितना पैसा लगता है उन पैसों को गवर्नमेंट उनको दोबारा रिफंड कर देती है। तो इन्होंने कहा जो छात्रवृत्ति मिलती है उसकी संख्या में और वृद्धि की जाए, अर्थात उसको और बढ़ाया जाए। ये किसका सुझाव है, ये कोठारी आयोग के द्वारा सुझाव कहा गया है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो कहा है ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे पृथक पृथक जिलों, ऐसी नीतियाँ बनाएं, ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे पृथक पृथक जिलों, पृथक पृथक जिलों, ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे पृथक पृथक जिलों एवं राज्यों में, जिलों एवं राज्यों में, पृथक पृथक जिलों एवं राज्यों में शैक्षिक अवसरों तथा में शैक्षिक अवसरों, शैक्षिक अवसरों तथा ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे पृथक पृथक जिलों एवं राज्यों में शैक्षिक अवसर, शैक्षिक विकास में समानता आ जाए, शैक्षिक विकास में समानता आ जाए। कोठारी आयोग ने कहा है कि ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे पृथक पृथक जिलों, अलग अलग जो जिले हैं, भिन्न भिन्न जिले हैं हमारे, जिलों में एवं राज्यों में, प्रत्येक जिले में या पृथक पृथक अलग अलग जिलों में एवं राज्यों में शैक्षिक विकास में समानता आ जाए। ऐसी नीति बनाएं कि ये हमारे जैसे भारत NCERT का जो कोर्स है संपूर्ण भारत में क्या होता है, लागू होता है। अब ये नहीं कि आप जैसे राजस्थान राज्य है तो ये इसमें आप अपना कोर्स डालोगे, उधर बिहार है तो उसमें आपका अलग चलेगा, उधर MP है उसमें MP का अलग कोर्स है, उधर क्या है UP है तो UP का अलग कोर्स है। माना कि किसी के अभिभावक, माता हो या पिता हो, उनकी ड्यूटी राजस्थान में, ये अच्छे उच्च पद पे हैं, तो उनका जैसे ट्रांसफ़र हो गया तो वो राजस्थान को छोड़कर कहाँ चले गए, महाराष्ट्र चले गए। तो उनके बच्चों का क्या हो गया, बिल्कुल जो शिक्षा थी, राजस्थान की शिक्षा अलग है, महाराष्ट्र की शिक्षा बिल्कुल अलग है, वहाँ के गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से वहाँ की शिक्षा डाल रखी है। तो कोठारी आयोग ने कहा है कि शिक्षा संस्थान को ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे पृथक पृथक जिलों एवं राज्यों में शैक्षिक विकास में समानता हो, उस शिक्षा को समानता दी जाए। जैसे एक ही कोर्स होना चाहिए, चाहे बच्चा महाराष्ट्र में पढ़े या चाहे बच्चा राजस्थान में पढ़ाए, चाहे जम्मू में पढ़े या फिर चाहे कन्याकुमारी में पढ़े। तो ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे पृथक पृथक जिलों एवं राज्यों में शैक्षिक विकास में समानता आ जाए। ये किसने कहा है, ये कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है। अगला जो पॉइंट है वो है निर्धन वर्गों के बालकों पर विद्यालयों में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाए। निर्धन वर्ग के बालकों पर विद्यालय में अधिक ध्यान दिया जाए, अधिक ध्यान दिया जाए। कोठारी आयोग ने कहा है कि जो निर्धन वर्ग के बालक हैं उन बालकों पे विद्यालय में अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनके अभिभावक होते हैं, जो माता पिता होते हैं वो अशिक्षित होते हैं। जो कार्य आप विद्यालय में उनको पढ़ा रहे हैं, जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं, जो होमवर्क कार्य उनको दे रहे हैं, तो शिक्षक का ये कर्तव्य होता है, या विद्यालय में जो गुरुजन हैं उन सबका ये कर्तव्य है कि जो निर्धन वर्ग के बालक हैं
जो चीज़ वो उपलब्ध नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को उनको उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि बालक का शैक्षिक स्तर सुधर सके। जो असमानता हो रही है वो असमानता में कमी आ सके। उनको जिन जैसे वो घर जाके कर सकता है, होमवर्क नहीं करता तो उनका कर्तव्य कि आप यही होमवर्क कीजिए, अगर उन्होंने गलत किया तो ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। ये सारी चीज़ों को विद्यालय में समझाना चाहिए। निर्धन वर्ग के बालकों को खास फोकस दिया गया है। उसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट बताया है, शिक्षा शुल्क धीरे धीरे समाप्त किया जाए। शिक्षा का जो शुल्क है, शिक्षा शुल्क धीरे धीरे समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए। शिक्षा का शुल्क है वो धीरे धीरे क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। क्यों? सारे गार्जियंस हैं, सारे जो अभिभावक हैं, वो शिक्षा का जो निजी विद्यालय हैं वो मोटी जो रकम लेते हैं, जो पैसे लेते हैं पढ़ाने के लिए, शुल्क लेते हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिए। ये कोठारी आयोग का सुझाव है। ये सुझाव उसने कब दिया था? कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी 1964 और 66 के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 64-66। तभी उन्होंने कह दिया कि ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियरिफिकेशन कर दिया और आज चल रही 2020। तो जो शिक्षा का जो शुल्क है वो धीरे धीरे समाप्त किया जाए। सामान्य जनता के रहन सहन में स्तर में सुधार किया जाए। पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री, अगला जो पॉइंट है वो है पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री, दिन का भोजन एवं पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री, दिन का भोजन एवं यूनिफॉर्म शिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रदान किया जाए। निःशुल्क प्रदान की जाए। कोठारी आयोग में कहा है उन्होंने सुझाव दिया कि पाठ्य पुस्तकें और पाठ्य सामग्री और दिन का भोजन एवं यूनिफॉर्म जो बालक बालिकाएं जो शिक्षार्थी है उनको निःशुल्क प्रदान की जाए। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए वर्तमान जो समय है उसमें पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री और यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें, दिन का खाना, भोजन, वो भी निःशुल्क दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं आज जो कोठारी आयोग ने उस समय कहा था, ये सारी सुविधाएं आज के बालकों के लिए उपलब्ध है। कम आबादी वाले क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय खोले जाएं। जी हाँ, ये सही है। कम आबादी वाले क्षेत्रों में कम आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएं। कम आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनमें विद्यालय खोले जाएं। आश्रम विद्यालय मतलब हॉस्टल व्यवस्था। आश्रम विद्यालय जहाँ कम आबादी है वहाँ बच्चों को क्या रोज़ आने जाने के लिए दूर दराज के, तो बीच में गवर्नमेंट का एक कर्तव्य है ऐसी जगह एक विद्यालय के लिए स्थान निर्धारित करें, वहाँ पर जो आसपास के जो क्षेत्र के बालक हैं वहीं पर हॉस्टल सुविधा अर्थात आश्रम विद्यालय खोले जाए। उनको वहीं रहना, खाना, पढ़ना वहीं व्यवस्थित किए जाने चाहिए, जिससे शिक्षा का जो स्तर है, जो असमानता फैली हुई है, उनको दूर किया जा सके। आदिम जाति क्षेत्रों में
आदिम जाति क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आदिम जाति, अभी मैंने आपको बताया ना, कौन सी, जहाँ नक्सली क्षेत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की तरफ जो नक्सली क्षेत्र है वहाँ गैर सरकारी संगठन, सरकारी तो है ये, सरकारी को कोई चल नहीं, वहाँ पर गैर सरकारी संगठन है जो एनजीओ के थ्रू चलते हैं, जिन्होंने स्वयं जो निजी करते हैं, कार्य करते हैं, उनको गवर्नमेंट का ये कर्तव्य का होना चाहिए कि वो उनको सहायता प्रदान करें। ये कोठारी आयोग ने कहा है कि जो गैर शिक्षक सरकारी संगठन है जो आदिम जनजाति क्षेत्र है वहाँ उन्हें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए जो विद्यालय खोल रखे हैं, तो सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनको वो प्रोत्साहन कर सके, उनको वो सहायता प्रदान की जाए। अगला जो पॉइंट है वो है आश्रम विद्यालयों के कार्यक्रम, आश्रम विद्यालयों के कार्यक्रम, विद्यालयों के कार्यक्रम, आश्रम विद्यालयों के कार्यक्रम आदिम जातियों एवं जनजातियों के, आदिम जातियों एवं जनजातियों के, आदिम जातियों एवं जनजातियों के वातावरण एवं जीवन के अनुकूल, वातावरण एवं जीवन के अनुकूल, वातावरण एवं जीवन के अनुकूल निर्धारित किए जाएं, निर्धारित किए जाएं। क्या बताया गया है इसमें कहा है कि जो आश्रम विद्यालयों के कार्यक्रम, जो आदिम जनजाति है, जो कम, जहाँ क्षेत्र है जहाँ पर कम आबादी है, वहाँ पर जो विद्यालय हैं, जो कार्यक्रम कराए जाए वो आदिम जनजाति एवं जनजातियों के वातावरण, उनका कैसा वातावरण, कैसा रहन सहन है, क्या वो कार्य करते हैं, किन कार्यों से वो खुश रहते हैं, उसके वातावरण के अनुसार जीवन के अनुकूल निर्धारित किए जाएं। जो कार्यक्रम आप करवाते हो वो किस कार्य से प्रसन्न होंगे, अर्थात उनको ऐसा कौन सा कार्य करवाना चाहिए जिससे वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित करें। तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, वो आदिम जनजाति और जनजातियों के जीवन के अनुकूल ही निर्धारित किए जाने चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है आदिम जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आदिम जातियों एवं, अगला जो पॉइंट है वो है आदिम जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो आदिम जाति हैं, जो जंगलों में रहती हैं, स्वयं का खुद गुजारा करती हैं, जाति और जनजाति हैं, उनकी शिक्षा को उनको शिक्षित करना चाहिए, उन पर गवर्नमेंट का विशेष फोकस होना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, उनको एक जगह रहने के लिए स्थायित्व करना चाहिए, फिर स्थायित्व के बाद शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। गवर्नमेंट को उनको शिक्षित करने के पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। ये कोठारी आयोग के सुझाव के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है वो है मितव्ययिता एवं दक्षता को ध्यान में रखकर, मितव्ययिता एवं
दक्षता को ध्यान में रखकर मितव्ययिता एवं दक्षता को ध्यान में रखकर उन स्थानों पर शिक्षण संस्थाओं की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। मितव्ययिता एवं दक्षता को ध्यान में रखकर उन स्थानों पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए जहां इनका प्रभाव है। ऐसी जगह पर शिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए जहां पर शिक्षण संस्थाओं की प्रभाव और अधिक प्रभावशाली हो। मितव्ययिता एवं दक्षता को ध्यान में रखते हुए इन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, ये कोठारी आयोग का सुझाव बतलाया गया है। अब अगला पॉइंट आता है, वो है शिक्षा के सभी स्तरों एवं क्षेत्रों में सुधार। शिक्षा के सभी स्तरों एवं क्षेत्रों में सुधार एवं विस्तार के शिक्षा के सभी स्तरों एवं क्षेत्रों में सुधार एवं विस्तार के सामान्य कार्यक्रमों के अभिन्न रूप में सामान्य कार्यक्रमों के अंग के रूप में, सामान्य जो कार्यक्रम कराते हैं उनके अभिन्न अंग के रूप में स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कोठारी आयोग ने कहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों में क्षेत्रों में सुधार और विस्तार के सामान्य कार्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में जो स्त्री की जो शिक्षा उस पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए। स्त्री की जो शिक्षा का जो स्तर है, जो नीचा गिरा हुआ है, उस स्तर को ऊंचा उठाना, ये कोठारी आयोग के सुझाव के अंतर्गत कहा गया है। स्त्री को भी आप, लड़की हैं उनको भी आप क्या करना चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए या शिक्षण व्यवस्था के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कोठारी आयोग ने जो सुझाव बताए हैं, शैक्षिक जो असमानता है उनको दूर करने के जो उपाय बतलाए हैं, आज हमने आपको वो चीज़ बतला चुके हैं। पहले तो बताए थे इसकी असमानता कि क्या क्या असमानता है, निर्धनता, विद्यालय कमी, विद्यालय के स्तर में अंतर, उसके बाद बालक बालिकाओं की शिक्षा में अंतर, ये सारी चीज़ें, और पिछड़े वर्ग एवं उन्नत वर्ग के शैक्षिक क्षेत्रों में असमानता, ये तो सारी असमानता। उसी के अनुसार फिर आपको इसके दूर करने के उपाय, जिसमें भिन्न भिन्न भागों में शैक्षिक अवसरों के बीच असंतुलन है, जो विभिन्न वर्ग हैं उनके अंतर्गत जो शैक्षिक असंतुलन, उस शैक्षिक असंतुलन को दूर करना चाहिए। बालिका और बालक के मध्य में जो शिक्षा का गैप है, उस गैप के अंतर को दूर करना। ऐसे पिछड़े वर्ग एवं उन्नत वर्ग के लोगों के अंतर जो गैप है उसको दूर करना। अब इसमें कोठारी आयोग की जो सुझाव थे वो थी छात्रवृत्तियों की संख्या में छात्रवृत्ति है उसकी संख्या में वृद्धि करना, और जो आदिम जनजातियाँ, उन जनजातियों की शिक्षा की विशेष ध्यान देना। और उसमें कहा है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री और दिन का भोजन और निःशुल्क यूनिफॉर्म भी इसके अंतर्गत आनी चाहिए। किसमें, विद्यालयों में जो गैप हैं, उनके शिक्षा में जो असमानता है, सरकार को ये सारे कार्य किए जाने चाहिए।
निःशुल्क सामग्री प्रदान करना आदिम जो क्षेत्र है, आदिम जो जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों के जीवन के अनुकूल ही जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसके अनुकूल ही किया जाना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कोठारी आयोग के अनुसार बतलाई गई हैं। इससे पहले हमने आपको उसके असमानता क्या है उनको बतलाया था। उससे पहले हमने आपको जो सामान्य विद्यालय हैं उन विद्यालयों के अंतर्गत जो हमारे कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो शैक्षिक अवसर हैं उसकी असमानता थी, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 और उसके बाद 23 और 24 इसके अंतर्गत बतलाया असमानता, उसके बाद इसके उपाय। ये सारी चीज़ों को आज हम आपको बतला चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। आशा करती हूँ ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।